गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए दो पार्ट में होगा। 50% से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस हम करेंगे इस पार्ट में, और बाकी थोड़ा बहुत जो है नेक्स्ट पार्ट में, और क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो नेक्स्ट पार्ट में ही होगा। तो संख्या पद्धति में देख लेते हैं सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है संख्या और संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। दूसरा गुणा भाग की संकल्पनाएं और संक्रियाएं। और तीसरा भिन्न की संकल्पना और गणितीय संक्रियाएं। और चौथा टॉपिक क्या है, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त होने वाले स्थानीय मान और गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए संख्या क्या होती है। तो संख्या क्या है, कितनी वस्तुएं हैं जिससे इस चीज़ का बोध होता है उसे कहते हैं संख्या। ठीक है, मतलब कोई जैसे किसी चीज़ का मतलब काउंटिंग नंबर जैसे ज्ञान होता है उसे बोलते हैं। जैसे यहाँ साफ साफ जैसा लिखा ही है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है वो कहलाएगी संख्या। संख्यांक क्या है, संख्याओं को जिन संकेतों संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। इसका अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे 1 2 3 4 हम लिखते हैं तो उसको हम संख्यांक बोलेंगे। अब यहाँ देखिए 9 तक की जो है संख्याओं का संकेत दिया हुआ है, 4 भाषाओं में दिया हुआ है। एक देवनागरी जो हमारी हिंदी वाली भाषा है उसमें देखिए 1 से लेकर 9 तक हिंदी वाला लिखा है, और रोमन में है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 करके लिखा हुआ है 9 तक का। अरबी में दिया हुआ है 1 2 3 4 करके 9 तक ही है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में जो हम नॉर्मली आजकल यूज़ करते हैं 1 से 9 तक वो है दिया हुआ है। तो आप लोग लगभग सबसे परिचित ही होंगे सारे नंबर से, पर आजकल की जनरेशन में शायद देवनागरी का कम हो गया है क्योंकि अब जल्दी कहीं प्रयुक्त नहीं हो रहा है देवनागरी, इसलिए जो नए बच्चे आ रहे हैं वो शायद नहीं सीख पा रहे होंगे इस चीज़ को। वैसे हम लोग को तो जानते ही होंगे सब। चलिए शून्य के बारे में, शून्य क्या है, शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था, जो भारतीय थे। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, संख्यांक को संक्षेप में अंक भी बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ जान लीजिए। रोमन अंक क्या है, रोमन अंक के बारे में कुछ देखते हैं। रोमन संख्यांक प्रणाली को देखने के लिए 7 मूल प्रतीक दिखाई देते हैं जिनका मान हिंदू अरबी प्रणाली में निम्नलिखित है। मतलब इसमें रोमन अंक में क्या है, 7 चिन्ह यूज़ किए गए हैं। देखिए पहला चिन्ह ये है, ये फर्स्ट के लिए यूज़ होता है, मतलब इस टाइप से। और ये 5 के लिए है, और एक्स जो है लिखते हैं इसको 10 के लिए, एल को 50 के लिए, सी को 100 और डी को 500 और एम को 1000 के रूप में लिखते हैं। तो ये संकेत प्रणाली दी हुई है, इसको हिंदू अरबी प्रणाली बोलते हैं। अब देखिए इस प्रणाली में संख्याओं को प्रतिशत करने के लिए निम्नलिखित नियम हैं, जो नियम ध्यान से रखिएगा। चिन्ह जो है फर्स्ट टाइप का जो लिखा हुआ है फर्स्ट, और 10 सी और एम, मतलब फर्स्ट एक्स सी एम जो कि पुनरावृत्ति की जाती है, किंतु कोई भी चिन्ह 3 बार से अधिक बार नहीं लिखा। मतलब ये जो 3 4 चिन्ह दिए हुए हैं इनकी पुनरावृत्ति तो होती है, मतलब यूज़ किए जाते हैं, पर 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जैसे फर्स्ट लिखा है तो 3 बार लिख सकते हैं, चौथी बार इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट में 1 लाइन, सेकंड में 2 लाइन, थर्ड में 3 लाइन। और फोर्थ के लिए क्या लिखते हैं, 5 वाला यूज़ करते हैं, उससे पहले 1 लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से करते हैं। अभी आगे आप देखोगे छोटे मान जैसे दिखाई दे रहे हैं, देखना क्या आगे। ये देखिए जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला 3 बार हमने यूज़ किया, चौथी बार से हमने 4 के लिए इस तरह यूज़ किया। फिफ्थ के लिए जो है फर्स्ट के लिए यूज़ किया, सेकंड के लिए इस तरह, थर्ड के लिए इस तरह, फोर्थ के लिए देखिए इस ऐसा यूज़ हुआ है, फिफ्थ के लिए है, सिक्स के लिए देखिए फर्स्ट को 1 2 3 बार यूज़ किया, चौथी बार फिर वो हो गया। ऐसे 10 का भी है, 30 तक लिखते हैं, फिर 40 में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 10 है, ये 20 हो गया। ऐसे 30 में 3 बार एक्स करेंगे, पर 40 के लिए क्या है, एक्सेल लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ध्यान रखना है। तो अब और क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, छोटे मान की संख्या बड़े मान की संख्या जो है, छोटे मान की संख्या जो है बड़े मान की संख्या के
बाईं ओर लिखी जाती है तो उसका मान बड़ी वाली संख्या से घटा दिया जाता है, और बड़े वाले का मान जो है छोटे छोटे वाली संख्या के, और बड़े वाले मान की संख्या की दाईं ओर लिखी जाती है तो उसे हम जोड़ देते हैं। मतलब क्या है कि जो जैसे यहाँ 13 है तो 13 में क्या है, 10 लिखा है उसके बाद 3 लिखा है, तो ये इसको मतलब जोड़ देंगे तो 10 3 13 हो गया। अगर ये 10 के पहले 1 लिखा हुआ है तो जो पहले लिखा है तो उसको घटा देंगे, 10 माइनस 1 कर दिए, 9 हो गया। तो इस टाइप से ये बोल रहा है। तो आपको दो नियम ध्यान रखना है, एक तो फर्स्ट और 10 और सी और एम, मतलब फर्स्ट फर्स्ट क्या आई मान लीजिए, आई एक्स सी एम, इन सबको जो है हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। और जो है अगर कोई बड़ी संख्या के बाद कोई छोटी संख्या रखी है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जोड़ देते हैं, और बड़ी संख्या से पहले कोई छोटी संख्या रखी है तो उसको घटा देंगे। तो ये दो नियम हो गए। अब एक एग्ज़ाम्पल यहाँ जैसे देख लीजिए, 4000 दिया था रोमन नंबर में, तो 4000 का हमारा क्या है 5 और वी बार होता है। तो यहाँ क्या है, वी बार का मतलब हो गया 5000, और एम जो है मतलब 1000 हो गया। तो 5000 मतलब 5000 से पहले एम लिखा है तो मतलब उसको घटा देंगे 1000, तो 5000 माइनस 1000 बराबर 4000 हो गया। तो हम 4000 को लिखने के लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और नोट कुछ और है, रोमन लिपि में स्थानीय मान की अवधारणा नहीं होती है। रोमन में स्थानीय मान नहीं होता है। शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किया गया था, ये जान लीजिए। और VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पुनरावृत्ति किसकी होती है, आई की, एक्स की, सी की और एम की। मतलब वो 5 से रिलेटेड जितने चीज़ हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रोमन अंक लिखे हैं जिससे थोड़ा मतलब इससे एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा जिससे आप सारे रोमन अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 10 तक के दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ दिया है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर इसके बाद 40 ऐसे एक्सेल लिखेंगे, 41 एक्सेल वन फर्स्ट, 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 के लिए यल लिखते हैं। फिर यहाँ 100 के लिए सी लिखते हैं, 101 के लिए CI लिखेंगे, और 110 के लिए CXI, ठीक है। और 200 के लिए CC, 400 के लिए CD हो जाएगा, 500 के लिए D, और 600 के लिए DC, 7 के लिए DCC, थर्ड के लिए 800 के लिए DCCC, और 900 के लिए CM, और 1000 के लिए M, और 2000 के लिए MM, 3000 के लिए MM, और 4000 के लिए MB बार, और 5000 के लिए B बार, और 10,000 के लिए X बार, और 50,000 के लिए L बार, और 1,00,000 के लिए C बार। तो इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। अब स्थानीय मान के बारे में देख लेते हैं। तो किसी संख्या का प्रत्येक स्थान का जो संगत अंक का मान हो अलग अलग होता है, ठीक है। जो संख्या होती है उसका प्रत्येक स्थान पे जो है प्रत्येक संख्या का अपने स्थान पर एक अलग अलग मान होता है, ठीक है। तो इसी उसी को उसका स्थानीय मान कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, जिससे यहाँ क्या है 5 6 4 9 के प्रत्येक स्थान का स्थानीय मान निकालिए। तो यहाँ देखिए 9 क्या है हमारा, 9 हमारा इकाई पे है, 4 जो है दहाई पे है, 6 जो है सैकड़ा पे है, और 5 जो है हज़ार पे है। तो हमारा 9 का मान क्या होगा, इकाई पे है तो 9 को 1 से करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 हमारा दहाई पे है तो वो 4 2 हम 40, 10 से 40 हो गया, और 6 जो हमारा सैकड़ा पे है तो 6 गुणे 100 600 हो गया। मतलब 6 इस तरह 6 का स्थानीय मान 100 हो गया, 4 का स्थानीय मान 40 हो गया, 9 का स्थानीय मान 9 हो गया, और 5 का स्थानीय मान क्या है, हज़ार पे है तो 5 गुणे 1000 तो हो गया 5000, तो 5 का स्थानीय मान 5000 हो गया। तो इस तरह का स्थानीय मान निकालने को आता है कभी किसी संख्या का, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। एग्जाम में एक अक्सर आएगा जिसे यहाँ लिखा है
5649 लिखा है तो 5 का पूछ लेगा, तो ये 5 आपका क्या है 1000 के यहाँ पे है, तो 5 गुणे 1000 तो 5000 हो जाएगा स्थानीय मान। इस टाइप से निकालना होगा, 1 नंबर में अक्सर आता है। एक क्वेश्चन ये है 8456 का 4 का स्थानीय मान लिखो। तो यहाँ 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 जो हमारा सैकड़ा के यहाँ पे है ये, तो सैकड़ा पे है तो 4 गुणे 100 तो 400 हो जाएगा। इस तरह 400 स्थानीय मान हो जाएगा। ऐसे क्या है 4809 का 0 का स्थानीय मान। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। जैसे क्या है यहाँ पर दहाई के स्थान पे है तो 0 में 10 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो इस तरह 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। अब यह है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या लिखना। तो सबसे छोटी संख्या लिखने प्राप्त करने के लिए क्या करना है, अगर शून्य को छोड़ के, ठीक है, अंक को बाईं ओर से आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अगर शून्य नहीं है तो। अगर शून्य दिया हुआ है तो क्या करना है, शून्य की दशा में क्या है बाएं और जो है बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य को रख देते हैं। मतलब जैसे शून्य तो सबसे छोटा होता है, पर अगर कहीं शून्य दिया है संख्या में तो पहले तो शून्य को हटा के जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिखेंगे, उसके बाद शून्य को रखेंगे, बाकी फिर आरोही क्रम में लिखते जाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे 5381 से सभी अंकों को प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो हम देखिए सबसे छोटी 1 थी, फिर 3, फिर 5, 8, तो मतलब 1358 हो गई। ऐसे यहाँ 407 की सबसे छोटी सभी अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तब यहाँ देखिए सबसे छोटा क्या था, 0 था, तो 0 को हटा दीजिए, उसके बाद क्या हो जाए 4, तो हमने 4 को लिखा, फिर 4 के बाद 0 रखेंगे और फिर उसके बाद 7 आ गया। तो इस तरह मतलब 0 वाला केस देख लेंगे। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अक्सर 0 वाला ही केस पूछ सकता है, पर बाकी आना दोनों चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 0 वाला ही पूछेगा, वैसे नॉर्मली कुछ भी पूछ सकता है। तो दोनों तरह का एग्जाम्पल दे दिया है हमने, लगा लेंगे कैसे भी है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में लिखते जाते हैं और संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए 760 है, इसको हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी थी, तो सबसे बड़ा 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 0 हो गया। तो इस तरह हमारा 760 जो है बड़ी संख्या हो गई 760 में। और यहाँ 5381 में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, तो सबसे बड़ा 8 है तो 8 लिखा, फिर 5 है तो 5 लिखा, फिर 3 है तो 3 लिखा, 1 लिखा, तो 8531 जो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंक की इन सब का यूज़ करके। तो इस टाइप से कर लेंगे क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन आया है 2050 को लेकर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़े 5 है, उसके बाद 2 है वो रखा, फिर उसके बाद 0 0 लिख दिया, ठीक है। छोटी संख्या के लिए, तो छोटी संख्या के लिए मतलब 0 2 बार है तो 0 हटा दीजिए, उसके बाद छोटी कौन सी है 2, तो 2 रखा, उसके बाद फिर क्या लेंगे 0, तो 0 लिया, फिर उसके बाद एक और 0 था उसको भी 0 लिया, फिर क्या है 5 है तो 5 हो गया। अब अंतर निकालना था इनका, तो अंतर है तो 5200 में से 2005 को घटाया तो 3195 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है कर लें, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप लोग कर समझ में आ गया होगा। एक क्या है, एक संख्या दी है 3477 में 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 के अलग अलग स्थानीय मान दे। अब देखिए 3477 दिया, इसमें 7 का स्थानीय मान, तो 7 यहाँ पर 2 जगह है, एक तो इकाई के स्थान पे, एक दहाई के स्थान पे है। तो इकाई के स्थान पे जो 7 है उसका पहले वाले का क्या है 7 हो जाएगा, दहाई के स्थान पे 7 गुणे 10 तो 10 70 हो जाएगा। तो पहले मतलब दाहिनी ओर से पहला जो स्थानीय मान होगा उसका 7 होगा और दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान 70 होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लग जाएगा आप लोग का। अब ये देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या याद करिए। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो मतलब 9 सबसे बड़ा होता है संख्याओं में, तो 9 9 9 लिख दिया 5 बार तो हो गया। अब इसके बाद जो बड़ी होगी वो 5 अंक में आ जाएगी, तो क्या है सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। और यहाँ सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, मतलब
एक हो जीरो होता है तो जीरो लिखते नहीं है, तो उसके बाद क्या था एक, एक लिखा, उसके बाद क्या है 4 जीरो लगा दिया, तो अब ये सबसे छोटी हो गई। अगर इसमें से एक आप घटाएंगे तो वो आपकी 4 अंक की हो जाएगी। तो इससे पता चल गया ये सबसे छोटी है 4 अंक की और ये सबसे बड़ी है 4 अंक की। अब यहाँ जैसे बड़ी संख्या है, इसमें अगर एक आप जोड़ेंगे तो ये 6 अंक की बन जाएगी। तो मतलब ये सबसे बड़ी हो गई 5 अंक में और ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, कर लेंगे। अब आते हैं संख्याओं पे। तो संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तु को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। इसको क्या कहते हैं? एन से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या है, जीरो को छोड़ के बाकी जितनी भी धनात्मक संख्याएं वो आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या क्या है? अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दीजिए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ ये इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है, इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो ये हमारा ये है सबसे मतलब सबसे जो है जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं रहेगा और पूर्ण संख्या में जीरो से लेके रहेगा, ठीक है। अब ऋण संख्या, प्राइम नंबर या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो या तो एक से या तो स्वयं छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ हमने 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो होती हैं। कभी भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये याद रखिएगा 25 होती हैं। और ये कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 7 11 13 और 17 19 23 39 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, इस टाइप से सारी 25 100 तक दी हैं, 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब ये आप याद कर लीजिए, 1 से 100 तक तो याद ही कर लीजिए कौन से होते हैं। बाकी आगे का अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। यौगिक संख्याएं कौन सी हैं? एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो ऋण है, मतलब एक को छोड़ के। एक मिनट पीछे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है 2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? वो 2। सबसे छोटी क्या एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। तो ये 3 ध्यान रखिएगा, 3 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब यौगिक संख्या क्या होती है? एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्या, मतलब एक को छोड़ के जो भी संख्या है, ऋण संख्या नहीं, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, वो संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 12, ठीक ठीक, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है एक को छोड़ के, बाकी वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर या यौगिक नंबर संख्या है। सम संख्या कैसे? वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो सम विषम में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। सम संख्या 2 4 6 8 10 12 है, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए आता जाएगा। और विषम संख्या कौन है? 3 9 11 17 19, मतलब 2 सम नहीं है वो उसका वो विषम होंगी, ठीक है। मतलब ये देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे मतलब, ठीक है। क्रमागत संख्याएं ऐसी श्रेणियां जिसमें प्रत्येक मतलब क्या है, जिसमें प्रत्येक अपने पहली वाली संख्या से एक बड़ा हो। मतलब ये है कुछ संख्याएं जो लाइन से रहेंगी वो क्रमागत होंगी। जैसे यहाँ 6 7 8 है, 13 14 15 है, 20 21 22 23 24 है, तो वो क्रमागत संख्याएं होंगी। मतलब अगर कोई क्रमांक संख्या प्राप्त करनी है तो किसी संख्या में एक जोड़ते जाइए, एक जोड़िए, फिर आएगी, फिर जो आएगी उसमें एक जोड़ दीजिए आ जाएगी, या फिर घटाते जाइए, एक घटाए उसमें जो आया, फिर उसके बाद घटाया उसमें आया। तो मतलब इस टाइप से, जैसे मतलब 8 की मतलब 6 की क्रमांक संख्या, 2 से क्रमांक संख्या, तो 7 और 8 हो गया। ऐसे 8 से पहले का पूछ लिया तो 6 और 7 हो गया। तो इस टाइप से मतलब है क्रमांक संख्या, लाइन से रहेंगी सब। इंटीजर क्या है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, मतलब पूर्ण संख्याएं जो हैं होल नंबर के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, वो हमारी क्या है? पूर्णांक कहलाते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं।
तो इसमें देखिए तीन चीज़ें होती हैं, एक तो ऋणात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या होती हैं और एक जीरो होता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और ऋण वाले को ऋणात्मक पूर्णांक और उसको शून्य कहेंगे। अब प्रमेय संख्या क्या होती है? भिन्न के रूप में निरूपित की गई संख्याएं प्रमेय संख्या कहलाती हैं। ये तो सिंपल भाषा में एक क्वेश्चन हो गया, पर जैसे कि 1/2, 3/4, 8/9, 13, पर एक जो सैद्धांतिक मतलब गणितीय भाषा में कहें तो वो परिभाषा होती है वे संख्या है जिन्हें a/b, जहाँ a और b एक पूर्णांक हैं और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखी जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहलाते हैं। कई यहाँ मतलब आपको बुक में p/q मिलेगा, तो आपको जो याद हो जाए ए बी के यहाँ p/q भी ले सकते हैं, तो वो मतलब आपका परिमेय संख्या होगा। और ठीक इसी प्रकार अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ √3, √2 इन सब का मान होता है, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार के सम्मिलित रूप को जो है हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या देते हैं। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या और पूर्व संख्या का मतलब किसी संख्या में अगर एक जोड़ देते हैं तो जो पहली वाली संख्या है ये उसका परिवर्ती होगा या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कहलाती है। ठीक है, जैसे 20 है तो उसमें एक जोड़ दिया तो 21 आया, तो 21 जो है 20 का क्या है? परिवर्ती है, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता रहता है अक्सर एग्जाम में इस टाइप का, तो पता रखना चाहिए आप लोगों को कि अनुवर्ती, परिवर्ती या उत्तरवर्ती होता क्या है। इसी प्रकार किसी संख्या में एक घटाने पे प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो मतलब कोई संख्या है उसमें से एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती होगी। जैसे ये हमने बढ़िया एक बॉक्स बना दिया है, ये संख्या है उसमें से एक घटाया तो पूर्ववर्ती हो गई, और इसमें एक जोड़ दिया तो अनुवर्ती हो गई या उत्तरवर्ती हो गई। जैसे यहाँ 52 था, 52 में एक घटाया 51 हो गया, 51 52 की पूर्ववर्ती है, और 52 में एक जोड़ दिया तो 53 जो है 51 की अनुवर्ती है। तो ये कन्फ्यूजन है। अगर कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे कोई भी प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं होती है ना सबसे बड़ी, क्योंकि उसके आगे वाली जो संख्या है उससे भी बड़ी होती है। तो मतलब अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आ जाए तो असंख्य हो जाएगा, जिसको गिना ही नहीं जा सकता है, या अनंत बोल दीजिए, असंख्य बोल दीजिए, जो भी है। एक का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, मतलब एक से पहले कोई मतलब पहले जो है प्राकृतिक संख्या नहीं आती है। ठीक है, और एक किसी की प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती नहीं है, और मतलब किसी भी संख्या का एक अनुवर्ती भी नहीं है। ठीक है, एक से पहले कोई आता भी नहीं है और कोई ऐसी संख्या नहीं जिसके बाद एक आता हो। प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है यहाँ पर। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 3776 का पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे तो 3775 हो गया, अनुवर्ती मतलब बात की तो 3777 हो गया। तो ये क्वेश्चन था। अब 3 क्रमगत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ 3 क्रमगत संख्याएं दी हैं जिसमें पहली और तीसरी का योगफल दिया है। तो अब 3 है तो पहली और तीसरी का दे दिया है, तो दूसरी उसके बीच वाली होगी, तो क्लियर हो जाएगा कौन सी होगी। ठीक है, तो पहली से दूसरी का क्या है? 40 है, और तो मतलब इसका आधा कर दीजिए तो बीच वाली निकल आएगी। तो हमने इसका आधा कर दिया तो 40/2 20 आ गया। तो 20 आ गया तो उससे पहले की क्या होगी? एक 19 होगी और उसके बाद 21 होगी। तो इस टाइप से आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिल लगा हुआ है, ढंग से पढ़ लीजिएगा, बाकी हमने समझा दिया है। पूर्ण संख्याओं का योग का प्रगुण। अब पूर्ण संख्याएं हैं उनके योग के कुछ नियम देख लेते हैं। तो योग जो है संवर्ग नियम का पालन करता है। संवर्ग नियम क्या होता है कि जैसे दो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, उनको जोड़िए तो एक पूर्ण संख्या आएगी। जैसे 5 + 7 जोड़ा तो पूर्ण संख्या आई, और 3 + 4 जोड़ा तो एक पूर्ण संख्या आई। तो ये इसको कहते हैं संवर्ग नियम। अब योग का क्रमन्वय नियम मतलब है अगर संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो उसका तब भी योग जो है समान रहे। तो सही बात है, 3 + 5 होता है, 5 3 8 होता है,
और 5 + 3 8 होता है और 3 + 5 8 होता है। मतलब अगर क्रम बदलते हैं तो योगफल वही रहेगा। तो इस तरह जो है योग जो है क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। तत्समक अवयव क्या होते हैं? तत्समक अवयव ये होते हैं कि जैसे योग का किसी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो वही वैल्यू प्राप्त होती है, तो इसे हम योग का तत्समक नियम कहते हैं। ठीक है, तो शून्य जो है पूर्ण संख्याओं के लिए योजित तत्समक है। ये याद कर लीजिएगा कि शून्य मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए योजित तत्समक क्या है? शून्य है। योग का साहचर्य नियम क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम ये है कि मतलब तीन पूर्ण संख्याओं का क्रम में जोड़ते समय किसी दो का समूह बना लेते हैं और फिर तीसरे का जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो बराबर ही रहेगा। देखिए जैसे यहाँ हमने 2 + 3 का समूह बना लिया +4 किया, तो 3 2 5 +4 9 आया। ऐसे यहाँ 2 है, फिर 3 और 4 का समूह बना तो 4 3 7 हो गया, तो 7 + 2 9 आ गया। तो मतलब इस तरह भी जो है योग जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। अब पूर्ण संख्या घटाने का नियम देख लेते हैं। तो घटाने का संबरक नियम, तो घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नियम नहीं होता है। जैसे क्या है कि हम वहाँ 5 + 3 बोलते थे तो 8 हो जाता था, मतलब पूर्ण संख्या होती थी। तो यहाँ क्या है, संबरक नियम का पालन नहीं कर रही है। जैसे देखिए और फिर वहाँ क्या था, 1 मिनट हमसे दिखा देते हैं। संबरक नियम में था 5 + 7 लिखा तो 12 हो गया, और अगर इसको हम 7 + 5 लिखते तब भी 12 में या पॉजिटिव में ही आता, तो ये ठीक था। पर यहाँ हमारा क्या है, घटाव में क्या होता है, जब 5 - 8 किया, 8 - 5 किया 3 आया, पर अगर हम 5 - 8 करते तो माइनस में आंसर आता, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इस टाइप से जो है ये पालन नहीं करता है इस नियम का। अब पूर्ण संख्याओं गुणा का नियम क्या है? तो गुणन का नियम, जैसे गुणन का नियम दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। अभी यहाँ देखिए 5 दूनी 10 है तो 10 हो गया, 2 पंचे 10 भी करेंगे तब भी आएगा। तो ये हमारा संवर्ग नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या है, क्रम विनिमय का नियम। तो 5 × 3 = 15 हो गया, और 3 × 5 = 15, मतलब यहाँ उल्ट क्रम बदल दे रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो हमारा गुणन का जो है गुणा का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। शून्य का गुणन नियम, अगर शून्य का गुणन नियम किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू शून्य आती है। ठीक है, गुणन का तत्समक क्या होता है, किसी संख्या में 1 से गुणा करें तो मतलब संख्या वही प्राप्त होती है, तो इसे गुणन का तत्समक कहते हैं। ठीक है, अब गुणन का साहचर्य नियम क्या है? इसमें वही क्रम को बदल दे, 3 संख्याएं हैं तो उनका क्रम अलग अलग लेके गुणा करें। तो यहाँ जैसे 6 × 9 को एक साथ करके फिर 11 से करेंगे तो आएगा वही, और यहाँ 11 × 9 को करके फिर 6 से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे साहचर्य नियम कहते हैं। तो ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा साहचर्य नियम। अब गुणन की संक्रिया का योग और अंतर के वितरण नियम, ये योग और वितरण अंतर नियम को भी पालन करता है। जैसे देखिए यहाँ 9 × 8 + 4 दिया था, तो यहाँ देखिए 9 × 8 हो गया और +4 × 9 हो गया, तो मतलब दोनों का सेम आएगा। जैसे 9 12 9 या 108, और यहाँ 72 + 36 108 हो गया। तो ये गुणन जो है योग के वितरण नियम का भी पालन करता है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि गुणन जो है गुणन संक्रिया जो है योग के वितरण का नियम का पालन करती हैं, तो आपको इस एग्जाम्पल देख के समझाना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, अभी तक आया नहीं है पर आ सकता है। पूर्ण संख्याओं को भाग की संक्रियाएं, तो विभाजन संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं होती है। मतलब जो भाग होता है वो संवरक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पे भाग परिभाषित नहीं है। अगर हम किसी को भाग शून्य से भाग देंगे तो वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, भाग नहीं होगा। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पे भागफल वही आता है। ठीक है, और क्या है, किसी संख्या में है जो शून्य से भाग मतलब किसी संख्या को शून्येतर पूर्ण संख्याओं से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आता है। मतलब अगर 0 है और उसको किसी संख्या से भाग दीजिए तो भागफल हमेशा 0 आएगा, और किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर 1 आता है। अगर कोई संख्या है उसको उसी संख्या से भाग दीजिए तो उसका भागफल हमेशा 1 आता है। तो ये भाग के नियम थे। पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक के नियम, तो शून्य सहित धन संख्या और ऋण संख्या क्या है, पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक संख्या +1 2 3 4 हो गया, ऋणात्मक हो गया -1 2 3 4, ऐसे अनंत तक, और शून्य, तो ये 3 चीज़ मिलकर क्या है, पूर्णांक बना लेती हैं।
अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अगर किसी दो संख्याओं का जोड़ अगर 0 आ रहा है तो वो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होंगे। जैसे ये पूर्णांक a है, उसका विपरीत -a, तो ये एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6। अब क्या है पूर्णांकों का निरपेक्ष मान? निरपेक्ष मान क्या है कि इसको मॉडुलस बोलते हैं। निरपेक्ष मान, इसमें चिन्ह को हटा देते हैं और जो परिणाम होता है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ मॉड -6 लिखा हुआ है, एक मिनट, ये मॉड -6 लिखा है तो इसका परिणाम 6 आया, और यहाँ प्लस मॉड +6 लिखा है तो इसका भी परिणाम 6 आया। तो यहाँ क्या है, चिन्ह का लोप हो जाता है अगर निरपेक्ष मान लिखना है। पूर्णांकों का जोड़ना क्या है? पूर्णांकों का है समान चिन्ह वाले दो पूर्णांकों का योगफल के लिए उन्हें क्या करते हैं, समान चिन्ह वालों को पहले जोड़ लेते हैं, फिर जो चिन्ह लगा होता है उनको लगा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए +6 और +3 तो +9 हो गया, और -3 और फिर +-2 है तो 3 2 5 -5 हो गया। ठीक है, तो मतलब समान चिन्ह वालों के पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं, फिर जो उसमें चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह को हम लगा देते हैं। असमान चिन्ह वाले में क्या करते हैं? असमान चिन्ह वालों में क्या करते हैं? असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों में योग पूर्णांकों को निरपेक्ष मान के अंतर होता है। जैसे असमान चिन्ह है, प्लस माइनस है, तो वो क्या है, हमेशा अंतर होगा। तो दोनों को घटा लेंगे और जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी का हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और अगर अंतर 0 आ रहा है तो उस पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे यहाँ -5 + 7 था, तो इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 गया, 2 आया तो 2 हो गया, और चिन्ह बड़ी वाली लगेगी तो 7 यहाँ पर प्लस में था तो प्लस लग जाएगा। जैसे यहाँ 5 -9 था, तो इसमें क्या है, 5 -9 घटेगा तो 4 आएगा। ठीक है, 4 आ गया, बड़ी क्या थी -9, तो 9 माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए -2 और -6 था। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, माइनस जुड़ जाएगा तो 6 2 8 हो गया, और चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस वाला। अब यहाँ देखिए क्या है, -5 और +5 था तो ये क्या 0 आ जाएगा, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं लगेगा। तो इस टाइप से ये नियम है पूर्णांकों का जोड़ने का। पूर्णांकों के योग का नियम देखिए, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, संबरक नियम है ये, इसका पालन करता है ये। किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल समान रहता है, मतलब चाहे आप इसका क्रम बदल दीजिए तब भी पूर्णांकों का योग समान रहेगा, तो ये भी क्रम में नियम का पालन करता है। और तीन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात किया करने में किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल तीसरे पूर्णांक के जोड़ने प्राप्त योगफल के समान होता है, तो इसे साचर्य नियम बोलते हैं, और ये भी पालन करता है। ठीक है, और प्रत्येक पूर्णांक में 0 के स्थान के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। अगर किसी संख्या में आप 0 जोड़ते हैं तो उसी के समान उसका आंसर आता है, तो इसको तत्समक अवयव का नियम कहते हैं, तो उसका ये पालन करता है। और प्रत्येक पूर्णांक और उसका योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, मतलब अगर कोई संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा, उनका दोनों का जो है योग शून्य होगा। ठीक है, घटाने के नियम के लिए क्या होता है, दो पूर्णांक लें और उनमें से किसी भी एक पूर्णांक को घटाने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी दो संख्या है उनको घटाएंगे आपस में तो एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, पूर्णांकों को शून्य का पूर्ववर्ती -1। अब जैसे क्या है, पूर्णांकों प्राकृतिक संख्याओं में उसका नहीं, मतलब एक का पूर्ववर्ती नहीं होता था, पर इसमें क्या है, पूर्णांकों में होता है। इसे पूर्णांकों में शून्य का पूर्ववर्ती क्या है, -1 है। पूर्ण संख्याओं में शून्य का पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, किसी पूर्णांक में शून्य घटाने पर परिणाम वही प्राप्त होता है। ठीक है, किसी अगर संख्या है उसमें शून्य को घटाया जाए तो परिणाम वही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ 6 था, 6 - 0 तो -6 ही आएगा। ठीक है, पूर्णांक को घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। ठीक है, इसमें अगर क्रम बदलते हैं तो वो पालन नहीं करेगी, या ठीक इसी रूप में पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य है। पूर्णांक को घटाने की संक्रिया जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या है, पूर्णांकों की गुणन का नियम देखिए, एक तो प्राकृतिक संख्या एक होती है, पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होता है, तीनों है तो तीनों के लिए नियम है ये सब। तो अब यहाँ हम पूर्णांकों का नियम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं के लिए पढ़ा था। तो अब ये पूर्णांकों के गुणन का नियम, तो अब ये क्या है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक ही होगा। जैसे 5 और गुण में -4,
तो 5 चौक 20 माइनस में होगा। और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होगा। ठीक है, जैसे -4 और -5 है तो इनका गुणा करेंगे तो धनात्मक में आएगा 5 चौक 20। ठीक, पूर्णांकों के भाग का नियम क्या है? यदि भाज्य और भाजक समान चिन्ह के होते हैं तो भागफल धनात्मक होगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस है तब भी धनात्मक आएगा आंसर, और अगर प्लस प्लस है तो धनात्मक आएगा ही। यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्ह में है तो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस चिन्ह है भाज्य भाजक के तो ऋणात्मक आएगा आंसर। अब ये भाज्य भाजक और भागफल और शेषफल का एक प्रेम रूल है, इसको याद कर लेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब उसमें भाजक देखिए ये होता है जो जिससे हम भाग देते हैं, भाज्य यहाँ है जिसको भाग करते हैं, और भागफल जो भाग करने में आता है, और शेषफल जो बच जाता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मतलब आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। स्पीड ज़्यादा थी पर इसको आप सब थ्योरी पढ़िएगा इस पास कर करके, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है ना, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। फिर मिलते हैं बाकी पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।